Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of Prof Sam, that is profs.com. तो आज हम यूनिट 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक बहुत ही फाउंडेशनल टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। प्रॉमिस है कि इसके बाद ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या बिना किसी बैटरी या सेल के सिर्फ एक मैग्नेट को इधर उधर हिलाकर करंट पैदा किया जा सकता है? सिर्फ एक मैग्नेट को हिलाने से? ये कैसे पॉसिबल है? करंट के लिए तो एक पावर सोर्स जैसे सेल जरूरी होता है ना? बिल्कुल, यही सब सोचते हैं। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात सुनो, कई बार तो मैग्नेट को हिलाना भी जरूरी नहीं होता। अगर एक तार की कॉइल के पास रखी दूसरी कॉइल में करंट को सिर्फ स्विच ऑन या ऑफ करें, तब भी पहली वाली कॉइल में अपने आप करंट आ जाता है, बिना किसी फिजिकल टच के। वेट, व्हाट? मतलब बिना टच किए और बिना हिलाए भी करंट इंड्यूस हो सकता है? ये तो हाँ, अजीब लग रहा है। इसके पीछे का साइंस क्या है? इस पूरे मैजिक के पीछे का जो मेन हीरो है वो है एक इनविजिबल क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल जीरो लेवल पर समझें तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह की गिनती है, एक काउंट है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से गुजर रही हैं। फील्ड लाइंस की गिनती। इससे थोड़ा और आसान कर सकते हैं। ये गिनती का मतलब क्या है आखिर? जरूर। इसको समझने के लिए एक बारिश की एनालॉजी सोचो। इमेजिन करो कि तुम एक कमरे में हो और बाहर बारिश हो रही है। ये जो बारिश की बूंदें हैं, इन्हें तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो। ओके, बारिश की बूंदें, फील्ड लाइंस। हाँ, और कमरे की खिड़की को सरफेस एरिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस खिड़की से कितनी बारिश की बूंदें यानी रेन लाइंस अंदर आ रही हैं। सोचो, ज्यादा पानी कब अंदर आएगा? जब बारिश बहुत तेज हो या खिड़की बड़ी हो। एग्जैक्टली, जब बारिश तेज हो यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या फिर जब खिड़की बहुत बड़ी हो यानी लार्ज एरिया हो। सही है? हाँ, ये तो आसान है। तेज बारिश या बड़ी खिड़की तो ज्यादा पानी अंदर आएगा। लेकिन एक और चीज है, एंगल। अगर खिड़की बारिश के बिल्कुल सामने यानी परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम बूंदें अंदर आएंगी। राइट। लेकिन अगर तुम खिड़की को थोड़ा टेढ़ा कर दो तो कम बूंदें आएंगी, और अगर बिल्कुल फ्लैट यानी पैरेलल कर दो तो शायद एक भी बूंद ना आए। बिल्कुल, बस यही 3 चीजें हैं: फील्ड की स्ट्रेंथ, एरिया का साइज और उनका ओरिएंटेशन। अच्छा, तो बी यानी फील्ड स्ट्रेंथ, ए यानी एरिया और उनके बीच का एंगल, ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि फ्लक्स कितना होगा। एग्जैक्टली। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि इससे हमें बार बार बी, ए और एंगल को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लक्स इन तीनों को एक सिंगल मीनिंगफुल वैल्यू में कंबाइन कर देता है। चलो, इसको दिमाग में फिट करने के लिए एक मेंटल इमेज बनाते हैं। इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक फोटो फ्रेम है, बिना शीशे का। ओके। और हवा में बहुत सारे धागे यानी थ्रेड्स एकदम सीधे सीधे पैरेलल जा रहे हैं। ये धागे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। जब तुम फ्रेम को इन धागों के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हो तो उसके अंदर से मैक्सिमम धागे पास होंगे। ये है मैक्सिमम फ्लक्स। अब धीरे धीरे फ्रेम को घुमाना शुरू करो। ओके, मैं इमेजिन कर रही हूँ जैसे जैसे फ्रेम को घुमाकर फ्लैट करती जाऊंगी, उसके थ्रू क्रॉस करने वाले धागे वो कम होते जाएंगे। बिल्कुल। और जब फ्रेम बिल्कुल फ्लैट यानी धागों के पैरेलल हो जाएगा तो उसके अंदर से तो जीरो धागे क्रॉस करेंगे। करेक्ट, ये है जीरो फ्लक्स। देखा, फील्ड वही है, फ्रेम का एरिया भी वही है, लेकिन सिर्फ ओरिएंटेशन बदलने से फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम तक चेंज हो गया। यही इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट है। समझ गई। तो फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड बी को बदल दें, या एरिया ए को, या फिर उनके बीच के एंगल थीटा को। परफेक्ट। अब जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, लेट अस सी हाउ एनसीईआरटी डिफाइंस दिस टेक्निकली। प्लीज एनसीईआरटी से इसकी डेफिनेशन पढ़ो। Okay. Magnetic flux through a plane of area A placed in a uniform magnetic field B can be written as phi B equals to B dot A equals to BA cos theta, where theta is the angle between B and A. इसमें ये B dot A लिखा है और फिर BA cos theta. और ये angle between B and A का क्या मतलब है? एरिया तो एक 2D चीज है, उसका एंगल कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है।
यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। फिजिक्स में हम एरिया को सिर्फ एक वैल्यू नहीं बल्कि एक वेक्टर मानते हैं। एरिया एक वेक्टर? हाँ, सोचो कि उस सरफेस से 90 डिग्री पर बाहर निकलता हुआ एक एरो है। उसी एरो को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ओह अच्छा, तो जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और उस एरिया से निकलने वाले परपेंडिकुलर एरो के बीच का एंगल है, ना कि सरफेस के साथ। एग्जैक्टली अब सब आसान हो जाएगा। जब हमारा फोटो फ्रेम फील्ड के परपेंडिकुलर था तो उसका एरिया वेक्टर यानी वो एरो फील्ड की ही डायरेक्शन में था, पैरेलल। हाँ, तो एंगल हुआ 0 डिग्री और cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। राइट, इसलिए फॉर्मूला बना phi = BA1 यानी मैक्सिमम फ्लक्स। और जब फ्रेम फील्ड के पैरेलल मतलब फ्लैट हो गया तब उसका एरिया वेक्टर फील्ड के 90 डिग्री पर हो गया और cos 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। अब ये cos थीटा का रोल बिल्कुल क्लियर हो गया। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो अब इसको एक बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड B है 0.5 टेस्ला। एक वायर लूप का एरिया A है 0.02 मीटर स्क्वायर और लूप फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, यानी B और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना हुआ? वो हुआ 0 डिग्री। गुड। तो अब फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, फॉर्मूला है phi = BA cos थीटा, तो ये होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो कैलकुलेशन होगी 0.5 टाइम्स 0.02, जो कितना होता है? वो होगा 0.01। परफेक्ट। तो फ्लक्स हुआ 0.01 और इसकी यूनिट? इसकी SI यूनिट होती है वेबर, जिसे हम WB से लिखते हैं। अच्छा, वेबर। तो फाइनल आंसर हुआ 0.01 वेबर। और हमेशा याद रखना, यही मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज होता है तभी आगे जाकर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग EMF या करंट पैदा होता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, कॉमन मिसकंसेप्शंस। ये साइलेंट किलर्स हैं जो एग्जाम में आते हुए सवाल गलत करवा देते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ही करंट पैदा करने के लिए काफी है। स्टूडेंट सोचते हैं कि बस एक पावरफुल मैग्नेट को कॉइल के पास रख दो, करंट आ जाएगा। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगता है, पर है गलत। करेक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि करंट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। एक कांस्टेंट नॉन चेंजिंग फील्ड से कोई EMF इंड्यूस नहीं होता, चाहे वो फील्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इसलिए याद रखो, फ्लक्स में चेंज नहीं तो सर्किट में करंट नहीं। ओह अच्छा, मतलब एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी अगर कॉइल के पास स्टेशनरी रखा है और फील्ड चेंज नहीं हो रहा तो कोई करंट नहीं आएगा। द कीवर्ड इज चेंज। एग्जैक्टली। अब दूसरी गलती, फ्लक्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड B पर डिपेंड करता है। नाम मैग्नेटिक फ्लक्स है तो स्टूडेंट्स का पूरा फोकस सिर्फ B पर रहता है, वो A और थीटा को भूल जाते हैं। राइट, नाम से ऐसा ही लगता है। करेक्ट, ये है कि फ्लक्स 3 चीजों का प्रोडक्ट है, फील्ड स्ट्रेंथ B, एरिया और ओरिएंटेशन cos थीटा। तीनों में से कोई भी एक चीज बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा। इसके लिए एक लाइन याद रखो, फील्ड, फेस एंड टिल्ट तीनों मिलकर फ्लक्स डिसाइड करते हैं। फील्ड, फेस एंड टिल्ट? हाँ, फील्ड यानी B, फेस यानी एरिया और टिल्ट यानी एंगल। गॉट इट। तो फील्ड, फेस एंड टिल्ट यानी B, A और थीटा तीनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैग्नेटिक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिट करने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स यूज करते हैं। ये एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम आते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला के लिए एक सिंपल मेमोनिक है, BA cos फॉर फ्लक्स। BA cos फॉर फ्लक्स, ठीक है, ये सिंपल है। सिंपल, आसानी से याद रहेगा, BA cos। दूसरा, एक कैची फ्रेज जो ओरिएंटेशन की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है, टर्न द लूप, चेंज द फ्लक्स। टर्न द लूप, चेंज द फ्लक्स। ये बार बार याद दिलाता है कि लूप को घुमाना यानी एंगल बदलना फ्लक्स चेंज करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। जनरेटर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये अच्छा है। और आखिरी, एक फिजिकल जेस्चर। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं, जब भी फ्लक्स के बारे में सोचो, अपने हाथ में एक कॉपी या बुक को लूप की तरह इमेजिन करके उसे हवा में घुमाओ।
फील करो कि कैसे उसके थ्रू पास होने वाली इनविजिबल लाइंस कम या ज्यादा हो रही हैं। वही फ्लक्स का चेंज है। ये फिजिकल एक्शन कॉन्सेप्ट को मसल मेमोरी में डाल देगा। ये तो काफी कूल है, करके देखने से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज के इस पूरी चर्चा को 3 आसान पॉइंट्स में समराइज करते हैं, जो एग्जाम में लिखने के लिए परफेक्ट है। पॉइंट 1, मैग्नेटिक फ्लक्स एक मेजर है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। ये बी, ए और उनके बीच के ओरिएंटेशन यानी एंगल थीटा तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है। पॉइंट 2, इसका फॉर्मूला है phi = BA cos थीटा और इसकी SI यूनिट वेबर WB है। और याद रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी। और पॉइंट 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी सर्किट में करंट या EMF पैदा करने के लिए सिर्फ फ्लक्स का होना काफी नहीं है, टाइम के साथ फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। नो चेंज, नो इंड्यूस्ड करंट। राइट, चेंज इज द की। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। दैट इज PROFSAM, राइट? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।